अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स देखिए, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने पहले तो पार्ट 1 कंप्लीट किया ब्लड के बारे में, पार्ट 2 भी कंप्लीट किया। पार्ट 1 में हमने बोला था बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ब्लड के बारे में, और फिर उसमें हमने डिटेल्ड बात की थी। और पार्ट 2 में हमने बात किया था हीमोग्लोबिन और आरबीसी के बारे में डिटेल्ड। देखिए, आज का लेक्चर जो है क्वाइट इंपॉर्टेंट एज यूजुअल, WBC ल्यूकोसाइट, जिनको हम डिफेंस सेल्स भी कहते हैं, इनके रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स पेन और कॉपी हाथ में रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जब भी हम डिफेंस सेल्स के बारे में बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट WBC। नंबर 1, जैसे हमने बोला था RBC, जब भी हमने बात की थी RBC के बारे में, हम सबसे पहले बोलते हैं कि RBC सेल्स जो होती है वो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, मगर जो WBC सेल्स जो होती है ये होती है न्यूक्लिएटेड। मींस इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सबसे पहली बात, इसमें न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ इसके साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज भी होती है। क्लियर बच्चों? जबकि आरबीसी में कुछ अलग होता है। आरबीसी में ना तो न्यूक्लियस होता है ना तो ऑर्गेनेलीज होती है। इन दोनों के बजाय आरबीसी के साइटोप्लाज्म में क्या होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन। पिछले लेक्चर में अच्छे तरीके से हमने बोला था। तो सबसे पहली बात, WBC सेल्स जो होती है ये न्यूक्लिएटेड होती है और इसमें ऑर्गेनेलीज भी होती है। और इनके साथ साथ जब भी हम WBC के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, यह हमारी बॉडी सेल्स में, जो ब्लड सेल्स में, जो हमारी ब्लड सेल्स होती है, ये है हमारी लार्जेस्ट ब्लड सेल। क्लियर? जो WBC जो है ये ब्लड में लार्जेस्ट ब्लड सेल होती है, नॉट बॉडी के अंदर। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। क्लियर? क्लियर बेटा? वहां तक क्लियर? देखिए, और जब भी हम WBC के बारे में बात करते हैं, इसकी 2 फंक्शंस मेन होती है। फर्स्ट फंक्शन इसकी क्या होती है? ये एक तो हमको डिफेंस प्रोवाइड करती है, बैक्टीरियल इन्वेजन से हमको बचाती है। कौन? WBC सेल्स। और दूसरी, इट प्रोवाइड्स अस इम्यूनिटी। क्लियर बेटा? ये एक तो हमको डिफेंस प्रोवाइड करती है, और डिफेंस के साथ साथ WBC सेल्स जो हमको ये इम्यूनिटी हमको प्रोवाइड करती है। क्लियर बेटा? अच्छे से क्लियर? देखिए, जब भी हम WBC के बारे में बात करते हैं, जब भी हम ल्यूकोसाइट्स के बारे में बात करते हैं, देखिए मैं यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूं। जो नॉर्मल WBC काउंट जो होता है, जिसको हम बोलते हैं TLC, दैट इज टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका नॉर्मल रेशो जो होता है WBC का, वो होता है 6000 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूबिक। क्लियर? ये रहा इसका नॉर्मल रेशो। नॉर्मल रेट कितनी होनी चाहिए, कितनी सेल्स WBC की सेल्स हमारी बॉडी में होनी चाहिए? नॉर्मल 6000 से लेकर 10,000 तक। वाइल एज अगर हम RBC की बात करेंगे, RBC का नॉर्मल रेंज जो होता है ब्लड में, वो होता है मेल्स में 4 मिलियन से लेकर 5 मिलियन से लेकर कभी कभार 6 मिलियन तक। वाइल एज फीमेल से में होता है 4 मिलियन से लेकर 5 मिलियन तक। तो इट मीन्स RBC का काउंट ज्यादा होता है एज कंपेयर WBC। क्लियर? देखिए, अगर WBC का काउंट रेज हो गया अबोव 10,000, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्लियर? जब 10,000 से ज्यादा ये TLC ल्यूकोसाइट्स का काउंट होता है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। जब WBC का काउंट लेस देन 5000 पर मिलीमीटर क्यूबिक होता है, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। क्लियर? दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया। ज्यादा होगा तो ल्यूकोसाइटोसिस।
जो नॉर्मल रेंज जो होती है वो होती है 6000 से लेकर 10,000 तक। क्लियर? देखिए, मगर कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसी होती है जब टीएलसी, जब ल्यूकोसाइट्स का काउंट रेज होता है। देखिए, अगर आप नॉर्मल पेशेंट में ल्यूकोसाइट्स टेस्ट करवाएंगे, ल्यूकोसाइट काउंट टेस्ट करवाएंगे, अगर उसमें ल्यूकोसाइट्स का रेशियो इंक्रीज आएगा, ल्यूकोसाइट्स का रेशियो इंक्रीज आएगा, तो इट मीन्स पेशेंट में या तो कोई मैलिग्नेंसी है, या तो इन्फ्लेमेशन अंदर से कुछ हो रही है, या फिर ट्रॉमा होगा। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि अगर इसका 10,000 से ज़्यादा आ रहा है, क्या इसको ल्यूकोसाइटोसिस है, क्या इसको ल्यूकीमिया है? नहीं। तो इसका ये मतलब होता है कि इसमें अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही है, या इन्फ्लेमेशन हो रही है, या इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए इस वक्त WBC का रेट जो है वो इंक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है इंक्रीज? ताकि वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म करे। अब सिंपली आप याद ये रखिए कि जब भी इन्फेक्शन होता है, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर, चाहे एक्सटर्नल ट्रॉमा हो, चाहे इंटरनल इंजरी हो, तो दोनों वक्त कंडीशंस में क्या होता है कि उस वक्त न्यूट्रोफिल्स, हम सिंपली कहेंगे WBC का रेट जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्लियर? देखिए, जब भी हम WBC के बारे में बात करते हैं, जब भी हम WBC के बारे में बात करते हैं, और एक कंडीशन, अगर WBC का काउंट ग्रेटर देन 50,000 से ज़्यादा हो जाएगा, अगर 50,000 से ल्यूकोसाइट्स का रेशो ज़्यादा हो जाएगा, 50,000 से ऊपर हो जाएगा, द कंडीशन इज कॉल्ड ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ब्लड कैंसर। क्लियर? तो ल्यूकीमिया हम कब कहेंगे? जब 50,000 से ज़्यादा हो जाएंगी WBC सेल्स। क्लियर? जब 10,000 से ज़्यादा हो जाएंगी उसको हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। 5,000 से कम हो जाएंगी उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। क्लियर? देखिए, जब भी हम WBCs की बात करते हैं तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारी बॉडी में WBCs की दो टाइप्स होती है। पहली टाइप को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, पहले कैटेगरी को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, एक टाइप को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरा टाइप जो होता है WBC का उनको हम कहते हैं एग्रेन्युलोसाइट। क्लियर? ठीक है? देखिए, ग्रेन्युलोसाइट्स किनको कहे, एग्रेन्युलोसाइट्स किनको कहे? देखिए, सबसे पहली बात, ग्रेन्युलोसाइट्स में कौन कौन सी सेल्स आती है WBCs में? इसमें पहली सेल आती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्लियर? दूसरी आती है इसिनोफिल। क्लियर? और तीसरी आती है बेसोफिल। क्लियर बेटा? और एग्रेन्युलोसाइट्स में आती है दो सेल्स, पहली होती है मोनोसाइट। क्लियर? दूसरी होती है लिम्फोसाइट। क्लियर? तो अभी तक हमने जनरल इंफॉर्मेशन दी आपको रिगार्डिंग WBC के बारे में, इसका साइज क्या होता है, कितना काउंट होता है। तो फर्दर हम इसके काउंट में हम आपको डिटेल्ड बताएंगे। तो फिलहाल हमने यहाँ पर WBC की एक क्लासिफिकेशन की। WBC की क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है? जिन WBC, एक तो ग्रेन्युलोसाइट्स, इसमें सेल्स होती है, आधी सेल्स ऐसी होती है, वो बताएंगे हम कैसी होती है, उनको हम ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। अनदर वन उसको हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है? फिलहाल हम बात करेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे डिटेल्ड में किसके बारे में, एग्रेन्युलोसाइट के बारे में। देखिए, एक ही सेकेंड में बोर्ड को मैं रब करूंगा। देखिए सबसे पहली बात, जो WBC की पहली कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। देखिए, ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने बोला न्यूट्रोफिल्स आती है, एसिनोफिल्स आती है, बेसोफिल्स आती है। अब हम इनको ग्रेन्युलोसाइट्स क्यों कहते हैं? देखिए, जो ग्रेन्युलोसाइट्स की सेल्स जो होती है,
जो ग्रेन्युलोसाइट्स की सेल्स जो होती है देखिए उनके, देखिए पहली बात इनमें न्यूक्लियस होता है, चाहे ग्रेन्युलोसाइट्स हो एग्रेनुलोसाइट्स हो, दोनों में तो न्यूक्लियस होता है, क्लियर। मगर इनके साइटोप्लाज्म में, मैं ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, ग्रेन्युलोसाइट्स को हम ग्रेन्युलोसाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। क्यों होते हैं पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स? क्योंकि ग्रेन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और उनमें स्टोर होता है लाइजोसोम्स, क्लियर। तो ये इन लाइजोसोम्स का ग्रेन्युलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में होना इस चीज की गवाही देता है कि समथिंग ग्रेन्यूल्स आर देयर। जब हम इनको माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तो हमको ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स आते हैं, दिखते हैं। तो इसके बिना पर हम बोलते हैं कि इसको, इन सेल्स को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ग्रेन्यूल्स के अंदर एक्चुअली में क्या होता है? लाइजोसोम्स, क्लियर क्लियर बेटा। देखिए तो ग्रेन्युलोसाइट्स का बनना, ग्रेन्युलोसाइट सेल्स का बनना, चाहे WBC हो, चाहे ग्रेन्युलोसाइट्स का बनना चाहे न्यूट्रोफिल्स हो, चाहे बेसोफिल्स हो, चाहे एसिनोफिल्स हो, उसको हम बोलते हैं ग्रेन्युलोपोयोसिस, ग्रेन्युलोपोयोसिस। तो ग्रेन्युलोसाइट्स एक्चुअली दीज आर द टाइप ऑफ WBC। तो ग्रेन्युलोसाइट्स में आते हैं न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स। तो ग्रेन्युलोसाइट्स का बोन मैरो में बनना, रेड बोन मैरो में बनना, इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोपोयोसिस, क्लियर। देखिए जब भी हम कभी कभार माइक्रोस्कोप के अंदर ब्लड को ऑब्जर्व करते हैं, क्लियर, तो हमको अब डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कि कौन सी सेल इसिनोफिल है, कौन सी सेल बेसोफिल है और कौन सी सेल इसिनोफिल है। देखिए हम WBC को ऑब्जर्व करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, मगर हमको डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, हमको ये डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है कि कौन सी सेल बेसोफिल है, इसिनोफिल है या न्यूट्रोफिल है। देखिए जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम डाई देते हैं, हम सेल्स को डाई देते हैं। तो पर्टिकुलर सेल्स क्या होती है? पर्टिकुलर सेल्स अपनी अपनी डाई को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, जब हम इसिनोफिल की बात करते हैं, जब इसिनोफिल्स की बात करते हैं, ये कौन सी डाई एब्जॉर्ब करती है? उसको हम बोलते हैं रेड एसिड डाई, रेड एसिड डाई, क्लियर। इसिनोफिल्स कौन सी डाई को एब्जॉर्ब करती है? रेड एसिड डाई। इसलिए हम इसिनोफिल्स को क्या कहते हैं? एसिडोफिल्स। इसको हम एसिडोफिल्स भी कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। तो बेसोफिल्स कौन सी डाई एब्जॉर्ब करते हैं? दैट इज मिथाइलिन, मिथाइलिन ब्लू डाई, क्लियर बेटा, मिथाइलिन ब्लू डाई। और नंबर 3 जो न्यूट्रोफिल्स होती है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स दोनों डाई एब्जॉर्ब करती है। कौन कौन सी? बोथ, हम लिखेंगे बोथ। एक तो ये रेड एसिड डाई को भी एब्जॉर्ब करती है और मिथाइलिन ब्लू डाई को भी एब्जॉर्ब करते हैं। आपका यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए, देखिए सर ये मिथाइलिन ब्लू एब्जॉर्ब करती है, मींस इसका ब्लू कलर होगा, इसका रेड कलर होगा। न्यूट्रोफिल्स ने दोनों डाई एब्जॉर्ब की। तो सर अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये किस तरह की दिखेगी? तो इसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर। किसका? न्यूट्रोफिल्स को जब आप ऑब्जर्व करोगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ये दोनों डाइज को क्या करेगी? एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से ये इसका कलर कैसा होगा? पर्पल कलर, क्लियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट ग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम अच्छे तरीके से डिटेल में बात करेंगे न्यूट्रोफिल्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, जो कि टाइप्स है किसकी? ग्रेन्युलोसाइट्स की। तो बोर्ड को हम एक ही झटके में रब कर देंगे। देखिए
हो गया। और अब देखिए, तो पहली हम सेल जो होती है दैट इज न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ WBC। कौन सी टाइप? ग्रेन्युलोसाइट्स की। क्लियर? देखिए, न्यूट्रोफिल जो है ये फास्ट होती है, फास्ट स्कैवेंजर सेल। क्लियर? ये फास्ट के साथ साथ ये जो सेल है ये मोटाइल होती है। देखिए, जब भी कभी कभार पेशेंट को लगती है, एग्जाम्पल जैसे मुझे यहाँ पर लग गई, ठीक है, यहाँ पर कट लग गया, तो इन जो टिश्यू है वो एक्सपोज हो गया, ठीक है, तो एंडोथेलियम है वो एक्सपोज हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले तो वो क्लॉटिंग सिस्टम एक्टिवेट होगा, मगर क्लॉटिंग सिस्टम के साथ साथ WBC सेल्स हमको क्या करते हैं? डिफेंस प्रोवाइड करती है। WBC सेल्स यहाँ पर आती है और वहाँ पर खड़ा रहती है और देखती है, क्या पता कोई बैक्टीरियल इन्वेजन या बैक्टीरिया आ जाएगा। अगर वो वहाँ से अटैक करेगा, एंटर होने की कोशिश करेगा, यही WBC सेल्स उसका गला दबाएंगी, उसको पकड़ेंगी, उसको ख़त्म कर देंगी। देखिए, जब भी कभी कभार लगता है, जब भी कभी कभार डैमेज होता है किसी टिश्यू को, चाहे इंटरनल टिश्यू को होगा या फिर एक्सटर्नली हमको लगेगी, तो सबसे पहले जो WBC सेल उस साइड पे पहुंचती है वो होती है, सबसे पहले कौन सी सेल होती है? वो न्यूट्रोफिल। जब भी कभी कभार डैमेज लगता है, जब भी किसी पेशेंट को लगती है, डैमेज टिश्यू होता है, तो जब टिश्यू एक्सपोज होता है तो सबसे पहली WBC की सेल जो होती है, जो वहां पर पहुंचती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल। क्लियर? तो न्यूट्रोफिल को इसलिए हम बोलते हैं फास्ट स्कैवेंजर सेल। तो फास्ट तो हमने जान लिया, फास्ट क्यों कहते हैं, अब स्कैवेंजर सेल इसको क्यों कहते हैं वो भी आपको बता देंगे। क्लियर? इसीलिए हम न्यूट्रोफिल को हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेल। क्लियर? इट मीन्स जब भी कभी कभार लगती है, जब भी कोई चोट आती है, या हम बोलेंगे जब भी कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन होता है, तो सबसे पहले जो सेल फाइट लेती है WBC की, वो होती है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रोफिल। इसलिए हम इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। देखिए, जब ये न्यूट्रोफिल, मैं लिख रहा हूं यहां पर न्यूट्रोफिल, जब भी ये न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के साथ मिलती है, ये बैक्टीरिया को क्या करती है? सबसे पहली बात, ये बैक्टीरिया को किल करती है। क्लियर? सबसे पहली बात, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को किल करती है, और किल करने के बाद उस वेस्ट मटेरियल, उसकी बॉडी जो होती है पूरे बैक्टीरिया को एनगल्फ करती है। इन अदर वर्ड्स, ये बैक्टीरिया को खाती है। तो इस खाने को हम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। फाइगोसाइटोसिस। क्लियर बेटा? तो फाइगोसाइटोसिस को हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? सेल ईटिंग। तो अब हमको यहां पर क्या समझ आया? सबसे पहले हमको ये समझ आया, जब भी न्यूट्रोफिल, जब भी कभी कभार चोट आती है, जब भी बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, तो पहली सेल जो होती है जो डिफेंस में हमको मदद करती है, दैट इज ओनली एंड ओनली न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? इसके बाद हमने ये बोला कि जब भी न्यूट्रोफिल आती है, ये लड़ती है किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ। बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करती है, और डिस्ट्रॉय करने के बाद उस बैक्टीरिया को खाती है, एनगल्फ करती है। तो एनगल्फ को हम बोलते हैं फाइगोसाइटोसिस। थ्रू फाइगोसाइटोसिस मैकेनिज्म, फाइगोसाइटोसिस बोले को सेल ईटिंग मैकेनिज्म, ये सेल को खाती है। क्लियर? जब ये सेल को खाती है तो हमने बोला था न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। इनकी साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जब भी ये बैक्टीरिया को खाएंगे तो खाने के बाद वो अंदर से ही डाइजेस्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे डाइजेस्ट? विद द हेल्प ऑफ दीज लाइजोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। क्लियर बेटा? अच्छे तरीके से समझ आया। देखिए, और एक बात, जब भी कभी कभार टिश्यू डैमेज होता है, या हम बोलेंगे कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया है, तो सबसे पहली बात उसके साथ जो फाइट लेता है वो न्यूट्रोफिल्स। ठीक है? मुझे यहाँ पर लगी तो सबसे पहली कौन सी सेल वहां पर पहुंच गई? WBC।
ये देखा गया है अंडर द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, जब भी कभी कभार लगती है तो सबसे पहली सेल पहुंचती है न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स का रेशो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाता है। आखिर ऐसा क्यों? ये हम कहेंगे जब भी बैक्टीरिया अंदर जाता है तो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स की मिकदार बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, जब भी कभी लगता है, जब भी कभी टिश्यू डैमेज होता है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डैमेज टिश्यू। जो डैमेज टिश्यू जो होता है वो रिलीज करता है एक केमिकल जिसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिन्स। क्लियर? अब इस कीमोटैक्सिन्स का क्या काम होता है? देखिए, दिस कीमोटैक्सिन केमिकल is released by the damaged tissue at the site of injury. What is the function of chemotaxins? It attracts more and more neutrophils. Clear? तो जब भी कभी कभार बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, जब भी कभी कभार अंदर से बैक्टीरियल इन्वेजन होता है या एक्सटर्नली बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, तो सबसे पहली सेल जो होती है, जो लड़ाई करती है, जो हमको बचाती है, दैट इज ओनली WBC। ये WBC की कौन सी सेल? न्यूट्रोफिल सेल। क्लियर? आपने देखा होगा जब भी एक्सटर्नली कभी लगती है तो फिर वहाँ पर पस क्रिएट होता है। तो पस फॉर्मेशन का ये लॉजिक है कि देखिए, जब भी लगती है तो वहाँ से इन्फेक्शन होता है। ओबियसली इन्फेक्शन होता है अगर हम ये अच्छे तरीके से इसको बीटाडीन नहीं लगाएंगे। तो बीटाडीन के बगैर अगर रहा तो वहाँ पर फिर इन्फेक्शन होता है। मगर इन्फेक्शन को काउंटर करने के लिए यही न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर होते हैं और लड़ाई करती है किसके साथ? किसी बैक्टीरियल इन्वेजन के साथ, जिसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर फिर पस बन जाता है। तो पस फॉर्मेशन इस चीज़ की गवाही देता है कि वहाँ से इन्फेक्शन हो रहा था, मगर वो उस इन्फेक्शन को इनएक्टिवेट ख़त्म किया, उस बैक्टीरिया को ख़त्म किया किसने? न्यूट्रोफिल सेल्स ने, जिसकी वजह से उस एरिया में पस हो गया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रोफिल। देखिए, अब दूसरी सेल जो है उसको हम बोलते हैं इसिनोफिल सेल्स। इसिनोफिल सेल्स भी हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, डिफेंस से हमको बचाती है। क्लियर? देखिए, इसका काम क्या होता है? फाइगोसाइटोसिस करना। देखिए, जब भी कोई बैक्टीरिया डेड हुआ है, उसको इनएक्टिवेट किया है, क्लियर, डिफरेंट सेल्स हैं, चाहे न्यूट्रोफिल्स ने, तो न्यूट्रोफिल्स भी उन सेल्स को खाती है और न्यूट्रोफिल्स के साथ साथ इसिनोफिल्स भी उन सेल्स को खाती है। क्लियर? इट मींस इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? फाइगोसाइटिक प्रॉपर्टी, मींस सेल ईटिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। देखिए, इसका मेन रोल जो है इसिनोफिल का, मेन रोल इसका है किसमें? ये हमारी बॉडी से पैरासाइट्स को रिमूव करवाता है। पैरासाइट्स, देखिए, पैरासाइट बोले तो आपको पता होगा कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसको हम बोलते हैं एस्कैरिस, वर्म्स। तो हमारी बॉडी से वर्म्स को जो एलिमिनेट करवाता है वो कौन सी सेल होती है? ओनली एंड ओनली इसिनोफिल। देखिए, जब भी हमारी बॉडी से पैरासाइट एलिमिनेट होता है थ्रू रेक्टम के जरिए, आप ऑब्जर्व करना कि वो हमेशा डेड होता है, इनएक्टिवेट होता है। उसको एक तो एलिमिनेशन में भी मदद करवाता है कौन? इसिनोफिल। और दूसरी चीज, उसको इनएक्टिवेट, उसको डिस्ट्रॉय करवाता है कौन? वो होता है इसिनोफिल सेल। देखिए, इसिनोफिल सेल्स क्या करती है? इसिनोफिल सेल्स ये बाइंड हो जाती है किसके साथ? ऑन द सरफेस ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट बोले तो लाइक एग्जांपल एस्कैरिस, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे एस्कैरिस, लार्ज इंटेस्टाइन में एस्कैरिस होता है, तो उसके साथ इसिनोफिल्स क्या होती है? बाइंड अप हो जाती है उनकी सरफेसेस के साथ। जब ये एस्कैरिस के सरफेसेस के साथ बाइंड अप हो जाती है, इसके बाद ये क्या करती है? इसिनोफिल सेल्स ये रिलीज करती है टॉक्सिक केमिकल्स। क्लियर? इसके साइटोप्लाज्म में टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। हमने बोला पहले ही, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स में टॉक्सिक केमिकल्स भी होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स में लाइसोसोम्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये रिलीज करते हैं यही टॉक्सिक केमिकल्स और लाइसोसोम्स ऑन द सरफेस ऑफ पैरासाइट, जिसकी वजह से पैरासाइट की डेथ हो जाती है और फिर इवेंचुअली यही पैरासाइट क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है थ्रू रेक्टम के अंदर। तो पहले हमने बोला फंक्शन
ये फाइगोसाइटोसिस में भी मदद कर देता है, जो सेल डेब्रिस हो, सेल टिश्यू डेब्रिस हो या सेल हो उसको खाता है। ठीक है, अब खाने के बाद वो कैसे डाइजेस्ट होगा? विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स। क्लियर? और ये पैरासाइट को एलिमिनेशन करवाने भी मदद देता है। क्लियर? देखिए और एक बात, इसिनोफिल्स को हम, जो इसिनोफिल्स जो होती है इसको हम बोलते हैं एसिडोफिल्स भी, एसिडोफिल्स। क्लियर? अब एसिनोफिल्स को एसिडोफिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जब भी हमको WBC सेल्स को अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करना होगा, हमको हमेशा एक डाई इसिनोफिल्स को देनी पड़ती है, वो होती है रेड डाई। क्लियर? तो ये रेड एसिड डाई हमेशा एब्जॉर्ब करती है और फिर अपने आप को निखारती है। क्लियर? इन द रेड कलर। क्लियर? इसलिए हम इसको बोलते हैं एसिडोफिल्स। क्लियर? देखिए अब सर इसिनोफिल्स की नॉर्मल काउंट कितनी होती है? तो इसिनोफिल्स का नॉर्मल काउंट जो होता है दैट रेंज फ्रॉम 130 to 300 पर मिलीमीटर क्यूब। ये रेशियो आप याद रखेंगे और लिख के भी रखेंगे। क्लियर? देखिए अब तीसरी सेल जो है जिसको हम बोलते हैं हमारी प्यारी प्यारी सेल, जिसका नाम है, तीसरी सेल जिसका नाम है बेसोफिल्स। क्लियर? देखो सबसे पहली बात, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, कार्डियक सेल्स होती है या स्केलेटल सेल्स होती है, या हम बोलेंगे ऐसी ही न्यूट्रोफिल हमने देखी। ये बेसोफिल जो है ये हमारी बॉडी की एक सेल के साथ एकदम हूबहू दिखती है, दैट्स कॉल्ड मास्ट सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल्स ये एकदम सेम दिखती है स्ट्रक्चर में और इनका फंक्शन भी सेम ही होता है। देखिए कैसे, अगर हम बेसोफिल की बात करेंगे, इसका काम क्या होता है? ये एलर्जी क्रिएट करवाती है। जो भी एलर्जी हमारी बॉडी में होती है इट्स बिकॉज ऑफ बेसोफिल। देखिए क्यों, अगर हम बेसोफिल्स का साइटोप्लाज्म चेक करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, इसके ग्रेन्यूल्स में दो चीजें पाई जाती है। फर्स्ट वन इज हिस्टामिन, हिस्टामिन और हिपेरिन। आपको पता होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है इसको क्लॉट, इसमें क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर क्लॉटिंग होगी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी? पेशेंट की डेथ होगी। क्लियर? तो हमारी बॉडी में जो ये ब्लड है ये क्लॉट नहीं होता है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हिपेरिन। इट इज बिकॉज ऑफ हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? ये एंटीकोगुलेंट होता है। ये एक एंटीकोगुलेंट केमिकल होता है जो हमारी सेल्स में, बेसोफिल सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या जाना है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो क्लॉट नहीं हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ हिपेरिन, एंटीकोगुलेंट हिपेरिन। वो किस सेल में प्रेजेंट होता है? बेसोफिल के किसमें? साइटोप्लाज्म। ठीक। और एक बात, हिस्टामिन। देखिए अगर हिस्टामिन रिलीज हुआ, अगर बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में हिस्टामिन रिलीज हुआ, अगर बेसोफिल के साइटोप्लाज्म से हिस्टामिन रिलीज हुआ तो क्या होगा? एलर्जी होगी, पेशेंट को एलर्जी होगी, एक इंसान को एलर्जी होगी। क्लियर? देखिए जो भी चीज एलर्जी को प्रमोट करेगा, देखिए हम बोलते हैं कि इस वक्त झाड़ियों का मौसम है, आपने देखा होगा कि पोलन ग्रेन्स आके, पोलन ग्रेन्स उस पेशेंट के जो ज्यादा मतलब सेंसिटिव होता है एलर्जी से, उसके नाक में घुसता है, उस बेचारे को फिर एलर्जी होता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए इस पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं एलर्जिन। लिखूंगा मैं, इस पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं एलर्जिन। इस पोलन ग्रेन, जो ये पोलन ग्रेन होता है, पोलन जो होता है, सॉरी पोलन ग्रेन नहीं, पोलन जो होता है ये इट एक्ट्स लाइक एन एलर्जिन। व्हाट इज एन एलर्जिन? एलर्जिन इज अ केमिकल which promotes allergy। ठीक है, अब यही एलर्जिन आएगा बेसोफिल सेल्स के
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड अप होके हिस्टामिन को रिलीज करवाएगा, जिससे प्रमोट क्या होगी, एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, अब ये हिस्टामिन मास्ट सेल्स में भी प्रेजेंट होता है और बेसोफिल्स के साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट होता है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट बेसोफिल सेल्स। इसकी नॉर्मल ये जो काउंटिंग जो होती है वो होती है 30 से लेकर 100 पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर? तो बेसोफिल्स का काम क्या होता है? सबसे पहली बात, ये इट एक्ट्स लाइक एन एंटीकोगुलेंट। हमारी बॉडी में ब्लड कोगुलेट नहीं हो रहा है, इट्स बिकॉज ऑफ हिपेरिन। और दूसरी बात, इसमें हिस्टामिन प्रेजेंट होता है। अगर ये हिस्टामिन रिलीज हुआ तो क्या होगा, एक पेशेंट में ये एलर्जी होगी। एंड दिस वाज ऑल अबाउट WBC का पार्ट फर्स्ट, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स। अब हम बात करेंगे एग्रेन्युलोसाइट्स। क्लियर? ये हम बोर्ड को रब करेंगे। देखिए, जब भी हम WBC की दूसरी कैटेगरी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रेन्युलोसाइट, तो एग्रेन्युलोसाइट्स में दो सेल्स आती है। फर्स्ट वन इज मोनोसाइट, अनदर वन इज लिम्फोसाइट। डिस्कस करने से पहले आप याद रखिएगा कि मोनोसाइट जो है ये लार्जेस्ट WBC सेल है और जो लिम्फोसाइट है ये है स्मॉलेस्ट WBC सेल। क्लियर? तो मोनोसाइट का साइज होता है, इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 10 से लेकर 18 नैनोमीटर, जबकि नॉर्मल होता है 10 to 15, इसका 18 तक जाता है, इसलिए हम इसको लार्जेस्ट कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, लिम्फोसाइट जो है दिस इज द स्मॉलेस्ट blood cell or WBC cell in our blood. Its size ranges from 7 to 15 नैनोमीटर। क्लियर? 7 से स्टार्ट होती है। नंबर 1, देखिए जो मोनोसाइट्स जो होते हैं ये भी हमको क्या करते हैं, डिफेंस में मदद कर देते हैं। और डिफेंस के साथ साथ मोनोसाइट्स का और एक प्रॉपर्टी होती है, ये होती है हाईली फाइगोसाइटिक। ठीक है, इसमें फाइगोसाइटिक प्रॉपर्टी, फाइगोसाइटिक प्रॉपर्टी जो इनमें होती है, किनमें, मोनोसाइट्स में, वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर सेल्स। मीन्स इनको खाने की क्षमता, मीन्स जो डेड सेल्स होती है, डेड टिश्यू सेल्स होती है, उनको खाने, उनको एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो होती है मोनोसाइट्स की बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। नंबर 1। नंबर 2 हमने बोला था फाइगोसाइटिक। और थर्ड चीज़ रिगार्डिंग मोनोसाइट सेल्स की ये रही कि इनका काउंट कितना होता है। मोनोसाइट्स का काउंट, इनका काउंट इट रेंज फ्रॉम 360 to 600 पर मिलीमीटर क्यूब। क्लियर? देखिए, मैंने न्यूट्रोफिल्स का भी बता दिया, बेसोफिल्स का भी बता दिया, एसिनोफिल्स का भी बता दिया। ये रहा एग्रेन्युलोसाइट्स में जो मोनोसाइट्स की जो इसकी काउंटिंग जो है इट रेंजेस फ्रॉम 360 से लेकर 600 क्यूबिक पर मीटर। देखिए, लास्ट में हम आपको टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी सिखाएंगे कैसे निकालते हैं, उसके लिए ये चीज़ें आपको रिमेंबर रखनी है। क्लियर? एंड देखिए, मोनोसाइट्स जो है, मोनोसाइट्स ये सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी में। बॉडी बोलते हमारी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मॉनिटर करती रहती है कि कोई पैथोजन मत ना है। क्लियर? नंबर 1। नंबर 2, कुछ मोनोसाइट्स, देखिए कुछ मोनोसाइट्स जो होती है वो ब्लड से निकलकर टिश्यू में जाती है, ताकि टिश्यू में भी क्या मॉनिटरिंग कर सके कि कोई पैथोजन मत ना है, कोई बैक्टीरियल इन्वेजन मत ना हुआ है। तो जब मोनोसाइट्स माइग्रेट हो जाएंगी फ्रॉम सर्कुलेटरी सिस्टम टू टिश्यू में, तब इसका नाम भी चेंज होता है। मोनोसाइट से कन्वर्ट होते हैं किसमें, मैक्रोफेजेस, फेजेस। क्लियर? तो यहां पर मोनोसाइट्स का काम क्या होता है, मॉनिटर करना, पैथोजेंस को पहचाना, उनको खाना, उनको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि फाइगोसाइटिक प्रॉपर्टी इनमें ज़्यादा होती है। अब ये टिश्यू में चली गई है बेटा, अब इनका नाम मोनोसाइट्स नहीं रहा, अब इनका नाम मैक्रोफेज रहा। मैक्रो बोले तो बिग ईटर्स, बिग ईटर्स। क्लियर? अब ये मॉनिटर करेंगे कहाँ पर, टिश्यू में। टिश्यू में कोई इन्फेक्शन ना हुआ हो, कोई पैथोजन नहीं हुआ हो, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके उनको डिस्ट्रॉय करना, खाना, उनको
एब्जॉर्ब करना खुद में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लाइजोसोम्स। माइक्रो नाम से ही पता चलता है, माइक्रो मीन्स बड़ा, फेज मीन्स ईटर, क्लियर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट मोनोसाइट्स। अगर इसमें डिटेल्ड में जाएंगे वो यहाँ पर ना तो नीट के लिए ज़रूरत है ना तो इनके लिए ज़रूरत है, किन के लिए, नर्सिंग और पैरामेडिक्स के लिए, क्लियर। जब आप एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तब वहाँ पर डिटेलर में पढ़ोगे, क्लियर। यहाँ पर मैं ब्राइटनेस इंक्रीज कर देता हूँ। देखिए अब हम बात करेंगे लास्ट सेल की, दैट इज लिम्फोसाइट बेटा, लिम्फोसाइट। सबसे पहली बात हमने कही थी कि ये स्मॉलेस्ट सेल होती है, स्मॉलेस्ट सेल किस में होती है, डब्ल्यूबीसी में, क्लियर। ये भी हमको क्या करता है, ये भी हमको ये दो चीज़ें इसकी बहुत सारी फंक्शंस होती है लिम्फोसाइट्स की। देखिए जो हमें इम्यूनिटी होती है ना, इम्यूनिटी पेशेंट में कितनी इम्यूनिटी होती है, इट्स बिकॉज ऑफ लिम्फोसाइट्स, क्लियर। क्योंकि लिम्फोसाइट्स रिलीज करते हैं क्या, एंटीबॉडीज। जो एंटीबॉडीज होते हैं चाहे आईजीए, आईजीई, आईजीएम, वो सब कौन रिलीज करती है, यही लिम्फोसाइट। सबसे पहली बात हमने इसमें सीखी कि ये जो होती है लिम्फोसाइट्स जो होती है ये स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। इनका काउंट कितना होता है, इनका काउंट रेंज फ्रॉम 1200 टू 2000 पर मीटर क्यूब, क्लियर। इनका काम भी क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये डिफेंस में भी हमको मदद कर देती है, डिफेंस को भी मदद करती है, और डिफेंस के साथ साथ ये हमको इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। कौन सेल्स इम्यूनिटी एक्चुअली में प्रोवाइड करती है, दैट आर ओनली एंड ओनली लिम्फोसाइट सेल्स। और इसके साथ साथ लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी के साथ साथ ये जो लिम्फोसाइट सेल्स जो होती है इसके एक्चुअली में दो टाइप्स होते हैं। लिम्फोसाइट आर एक्चुअली टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज टी लिम्फोसाइट, lymphocyte, another one is B lymphocyte। देखिए बेटा याद रखिए, चाहे एग्रेन्युलोसाइट्स हो, चाहे ग्रेन्युलोसाइट्स हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे आरबीसीज हो, हमने पहले ही दिन बोला कि ये सारी सेल जो होती है बोन मैरो में बनती है। तो इट मीन्स जो लिम्फोसाइट्स है ये भी बनती है रेड बोन मैरो में। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, नोट करके रखना कि जो लिम्फोसाइट्स है ये डेवलप होती है, ये बनती है कहाँ पर, रेड बोन मैरो में, मगर जब ये बनती है ये इमैच्योर होती है। तो जब भी लिम्फोसाइट बोन मैरो से रिलीज होती है ये तब भी इमैच्योर होती है। एक ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, जो हमारी नेक में, या हम बोलेंगे मीडियास्टीनम में प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में इमैच्योर होके वहाँ पर निकलती है और डेवलप होती है, इमैच्योर होती है कहाँ पर, थाइमस ग्लैंड में। याद रखिएगा जो लिम्फोसाइट सेल्स होती है, चाहे टी लिम्फोसाइट चाहे बी लिम्फोसाइट, ये बनती तो है कहाँ पर, बोन मैरो में, मगर मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में। एंड इट इज़ ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी। अब इनका काम भी क्या होता है, एक तो ये डिफेंस में भी हमको मदद कर देती है और इम्यूनिटी में भी मदद करती है। तो इम्यूनिटी ये प्रोवाइड करती है बिकॉज दे रिलीज एंटीबॉडीज। कौन रिलीज करती है एंटीबॉडीज, यही लिम्फोसाइट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट डब्ल्यूबीसी। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में।